लास्ट क्लास में अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप बनती कैसे है, किस पर्पस के लिए बनती है और किस तरीके की होती है। राइट। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब पार्टनरशिप बन गई उसके बाद क्या राइट्स और ड्यूटीज रहेंगे पार्टनर्स के। तो ये सब हमें एक्सप्रेसली दिया हुआ है सेक्शंस के अंदर। ये सब हमें एक्सप्रेसली दिया हुआ है सेक्शन के अंदर कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स जो लोग पार्टनरशिप में आए हैं। उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। और एक तो है कि उनके जो पार्टनरशिप की तरफ जो उनके राइट्स और ड्यूटीज हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स हैं, एक दूसरे की तरफ क्या उनकी ऑब्लिगेशंस रहती हैं। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, हमें एक्सप्रेसली दिया हुआ है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो ये अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम किन किन चीजों की। पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, दे शुड बी लॉयल टुवर्ड्स द बिजनेस। अपनी अथॉरिटी वो ज्यादा ना एक्सरसाइज करें जितना वो उनकी उसमें है, जितनी उनको करनी चाहिए या जितनी उनके एरिना में फॉल करती है, उनको उतनी ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दे हैव टू मेक इंश्योर कि जो वो पार्टनरशिप में आए हैं वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। इट इज कि वो लोग अटमोस्ट गुड फेथ का रिलेशनशिप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपस में, दैट देयर इज गुड फेथ अमंग्स देम। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, दिस इज अ लिटिल बैकग्राउंड कि अब आने वाले सेक्शंस क्या किस बारे में बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ नाउ सेक्शन नंबर 9, विच टॉक्स अबाउट कि जनरल ड्यूटीज क्या है। व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। सबसे पहला क्या है पार्टनर्स के बिजनेस के लिए, कि वो एक कॉमन एडवांटेज में काम करें, बिजनेस के कॉमन एडवांटेज के लिए काम करें, ऑनेस्टी और गुड फेथ के साथ काम करें, और एक दूसरे के साथ ट्रू अकाउंट्स शेयर करें। एक दूसरे के साथ ट्रू अकाउंट्स शेयर करें। सिंपली अगर हम लोग बात करें, पार्टनर्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा बल्कि फर्म का और बाकी जो उसके पार्टनर्स हैं उनके भी प्रॉफिट कमाने के लिए काम हो रहा है। प्रॉफिट कमाने के लिए काम हो रहा है, व्हेन देयर इज बेनिफिट तो काम हो रहा है, फायदे के लिए काम हो रहा है। जो पार्टनरशिप है वो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। जो पार्टनरशिप है वो एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। और क्या कहते हैं हम ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स को, दैट दे शेयर अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। क्या होती है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, दैट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट ट्रस्ट, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। सो partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, to be just and faithful to each other, and to render the true accounts and full information of all things जो कि फर्म को अफेक्ट करते हैं, किसी पार्टनर को अफेक्ट करते हैं, या फिर उनके किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी अफेक्ट करते हैं। तो दे शुड टेल ईच अदर, दे शुड टेल ईच अदर। क्या कह रहा है सेक्शन 9, जो पार्टनर्स हैं दे नीड टू वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, दे नीड टू एक्सरसाइज ट्रस्ट ओवर ईच अदर, एंड ऑल्सो ट्रू अकाउंट उन लोगों को रखने चाहिए, सो दैट देर इज नॉट अ फ्रॉड इन द कंपनी, देर इज नॉट अ फ्रॉड इन द कंपनी। कोई भी अगर एक्ट है जिससे पार्टनर है या फर्म है या कोई भी उनके एलआरस हैं, इफ दे आर बीइंग अफेक्टेड, तो वो पहले ही बात खोल हो जानी चाहिए, वो पहले ही बात खोल हो जानी चाहिए। ठीक है। दिस इज अबाउट सेक्शन 9 कि एक वो जनरल गाइडलाइन आपको बता रहा है कि हाँ पार्टनर्स जब पार्टनरशिप में आते हैं, दिस इज व्हाट दे शुड एक्सरसाइज। अब अगर कोई पार्टनर है, मान लो अगर कोई पार्टनर है हु इज हाइडिंग सम प्रॉफिट दैट आर कमिंग आउट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, देन वो अपनी ड्यूटी अबाइड नहीं कर रहा, देन वो ड्यूटी अपनी अबाइड नहीं कर रहा। पार्टनर्स को आपस में दे शुड एक्ट ऑनेस्टली एंड इन गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, एंड इन गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर। अगर कोई भी पार्टनर है हु इज हाइडिंग सच काइंड ऑफ अ प्रॉफिट, then it is called as a breach of his duty, then it is called as a breach of his duty. Any doubt under section number 9? No, no.
ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 10। अगर एक लाइन में सेक्शन नंबर 10 को समझना है, अगर कोई भी ऐसा काम है जिससे पार्टनर को पता है कि उससे उसको लॉस हो सकता है इन द पार्टनरशिप फॉर्म, अगर कोई पार्टनर है और उसको लगता है कि फर्म को या बिजनेस को नुकसान हो सकता है या वो फ्रॉड ही कर देता है, वो फ्रॉड कर देता है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर कि वो उस फर्म को कॉम्पेंसेट करे। कैसे कॉम्पेंसेट करेगा? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से कॉम्पेंसेट करे, जैसे मर्जी करे। बट अगर कोई ऐसा काम किसी पार्टनर ने किया है दैट देयर इज अ फ्रॉड, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पार्टनर टू कॉम्पेंसेट द फर्म। Every partner shall indemnify the firm. Every partner shall indemnify the firm for any loss which is caused by fraud in the conduct of the business of the firm. अगर उसने फर्म की एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड किया है फर्म के अंदर, तो वो उसकी ड्यूटी है। इंडेमनिफाई का मतलब है आप उसको उसी पोजीशन में वापस पहुंचाओगे जो उसकी बिफोर लॉस थी। जो उसकी बिफोर लॉस पोजीशन थी फर्म की, आप उसको उतने ही उससे कॉम्पेंसेट करोगे। आप उसको उतने करोगे। आप जैसे मर्जी कॉम्पेंसेट करो, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से करो, आप जैसे मर्जी कॉम्पेंसेट करो, वो पार्टनर को देखना है। सो सेक्शन 10 सिंपली सेज कि if there is a fraud, then that particular partner has to compensate, then that particular partner has to compensate। मैम हाँ जी। जैसे दो पार्टनर है, वो बिजनेस कर रहे हैं, और जो थर्ड जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उन्होंने, हम्म तो एक पार्टनर जो दो पार्टनर है उसमें से पार्टनर है फ्रॉड करके भाग गया, तो उसको कंपनसेट कौन करेगा? उसकी प्रॉपर्टी से कंपनसेट होगा। कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी जो भी उसके उस पे होगी। जिसने फ्रॉड किया उससे? हाँ, उसकी प्रॉपर्टी से कंपनसेशन लेगी। ओके मैम। यस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 11। क्या कहता है सेक्शन नंबर 11? इट टॉक्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। क्या मतलब है इसका? क्या बता रहा है आपको सेक्शन नंबर 11? इट इज सिंपली टेलिंग यू अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज जो भी पार्टनर्स के होंगे। अग्रीमेंट से डिसाइड करते हैं ये लोग। अग्रीमेंट से दीज गाइस डिसाइड कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ये लोग होगा या नहीं होगा। एक बार पहले सेक्शन पढ़ते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू इट्स एक्सप्लेनेशन। क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 11? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। क्या कह रहे हैं पहला प्रोविजन आपको? जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे वो पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये राइट्स एंड ड्यूटीज है, इस पार्टनर का ये काम है, उस पार्टनर का ये काम है। अब ये एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, यानी कि ये राइटिंग में भी हो सकता है, और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी कि ये ओरल भी हो सकता है। इट कैन बी ईदर एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी इम्प्लाइड। ठीक है, पहला पॉइंट तो है ये कि अग्रीमेंट से वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेराइड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और जो ये कंसेंट है, इट मे ऑल्सो बी ईदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। क्या कह रहा है ये वाला प्रोविजन आपको? कि जो भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। कैसे होंगे वो चेंजेस? अगर कल को जाके फ्यूचर में जाके उनको लगता है दैट दे नीड टू अंडरगो अ चेंज, तो इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जो ये कंसेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और ये इम्प्लाइड भी हो सकती है। पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट से अग्रीमेंट में चेंज आ सकता है। अगर मान लो इन लोगों ने अग्रीमेंट ही इलीगल बनाया, तो वो जो अग्रीमेंट है इट वुड बी नॉन एनफोर्सिबल। वो एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। देन क्या कह रहे हैं प्रोविजन नंबर 2? Notwithstanding anything contained in Section 27 of the ICA, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business
other than that of the firm while he is a partner. क्या कहता है सेक्शन नंबर 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? इट सिंपली सेज, फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, ए, बी और सी है, ठीक है, ये लोग तीन पार्टनर्स हैं, एंड नाउ दे हैव फॉर्म्ड एन अग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट से इन लोगों का अग्रीमेंट डिसाइड हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 27 क्या बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होंगे। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जो आपको अपना ही बिजनेस करने से रोक रहे हैं, वो कह दे कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में माल नहीं बेचोगे, तो ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, तो वो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है कि आप किसी को उसी के काम करने से रोक रहे हो। सो दैट सच अग्रीमेंट इज टर्म्ड एज वॉइड। ये बताता है सेक्शन 27। यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट में? कुछ भी लिखा हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ द आईसीए, सच कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड कि कोई पार्टनर काम नहीं करेगा अपनी फर्म से अलग। अपनी फर्म में तो काम करेगा, जिस फील्ड से वो बिलोंग करता है उसमें काम करेगा, बट कोई और काम नहीं करेगा, ऐसा अग्रीमेंट बना सकते हैं पार्टनरशिप में। ऐसा अग्रीमेंट पार्टनरशिप में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी एंड सी आर डीलिंग इन, मान लो दे आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग एप्पल्स फॉर एग्जाम्पल। ये लोग सेब बेच रहे हैं, सेब की ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब इन लोगों ने अग्रीमेंट बना लिया, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज भी डिसाइड हो गए। अब एप्पल्स के लिए तो ये कोई अग्रीमेंट नहीं बना सकते जिससे उसका सेलिंग और बाइंग रोका जाए, बट ये ऐसा जरूर अपना अग्रीमेंट बना सकते हैं कि हाँ, हम ऑरेंजेस नहीं बेचेंगे, आप कोई और काम नहीं करोगे, मीन वाइल आप पार्टनरशिप में एंगेज हो, तो ऐसा अग्रीमेंट कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट कि वो वैलिड माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। एनी डाउट इन सेक्शन नंबर 11? नो नो। ठीक है, then let us move forward to section number 12, the conduct of business। क्या बताता है सेक्शन नंबर 12? सबसे पहले तो ये चार सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल ठीक है, हर पार्टनर को बिजनेस में जो भी काम हो रहा है, उसके जो भी कंडक्ट है, उसमें पूरा राइट है कि वो हिस्सा ले। बिजनेस कंडक्ट करने का भी राइट है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का भी राइट है, अनलेस कोई स्लीपिंग पार्टनर नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर्स का इतना रूल नहीं रहता है, वो नहीं इंटरफेयर कर सकते, बट अगर कोई पार्टनर है तो ही हैज अ राइट टू टेक डिसीजंस इन द फर्म एंड टू कंडक्ट द बिजनेस इन द फर्म। हर पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर बाउंड है अपनी ड्यूटीज से जो टुवर्ड्स द उसकी बिजनेस है। मान लो कोई रूटीन मैटर्स हैं, तो अगर तीन पार्टनर्स हैं तो उनके जो डिसीजंस हैं वो मेजोरिटी से होने चाहिए। कोई फंडामेंटल मैटर्स हैं उनके जो बहुत ज्यादा है उनके कंसर्न के, तो यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। अगर ऑल द पार्टनर्स कंसेंट, देन ओनली वो डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। डिलीजेंटली का मतलब यही है कि दिमाग से, ऐसे नहीं कि सोते सोते कुछ भी आप हाँ या ना कर रहे हो, सोच समझ के तरीके से इंटेलिजेंटली यू आर मेकिंग अ डिसीजन। तो पहला है पार्टनर्स का राइट है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेकंड है कि अपनी जो भी ड्यूटीज हैं, बिजनेस का जो भी कॉन्डक्ट है वो ढंग से वो निभाएं। थर्ड है उनके पास एक्सेस टू बुक्स होना चाहिए, दे शुड हैव एक्सेस टू द बुक्स। Every partner has a right to have access to and inspect and any copy of the books। एक्सेस भी होना चाहिए, वो इंस्पेक्शन करना चाहे, वो कुछ चेक करना चाहे, तो हर पार्टनर के पास वो राइट होना चाहिए। हर पार्टनर के पास वो राइट होना चाहिए। सी क्या कह रहा है? एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू द ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस में बी डिसाइडेड बाय द majority of the partners, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of the business without the consent of the partners। क्या कह रहे हैं पॉइंट सी? जो चीजें फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीजें फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, रूटीन मैटर्स हैं, पर वो इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप मेजोरिटी से डिसीजन ले लो। कोई ऐसे डिसीजन हैं जहां पे नेचर ऑफ द बिजनेस को चेंज करने की बात हो रही है, तो वहां पे कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स होना चाहिए। अब ये किस पे डिसाइड होगा कि मैटर ऑर्डिनरी मैटर है या मैटर फंडामेंटल है?
तो डिसाइड होगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर टाइमिंग्स का मैटर है किसी कंसर्न में, तो आई थिंक वो मेजोरिटी से डिसाइड हो सकता है। बट अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज करने की बात कर रहे हो, आप किसी और एक प्रोडक्ट लाइन को ऐड करने की बात कर रहे हो, देन आपको सारे कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स का चाहिए। आपको हर पार्टनर का कंसेंट चाहिए। तो 12 बात कर रहा है चार चीजों के बारे में। पहला, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेकंड, अपनी ड्यूटीज निभाओ। थर्ड, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, ऑर्डिनरी मैटर है या फंडामेंटल मैटर है। और चौथा, एक्सेस टू बुक्स होना चाहिए। एक्सेस टू बुक्स होना चाहिए। दिस मेंटेन्स द ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस। इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। Now let us move forward to section number 13. Now let us move forward to section number 13. Section number 13 is very important. It talks about the mutual rights and liabilities. अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो टुवर्ड्स द फर्म थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनर्स की आपस में क्या रिलेशनशिप रहती है। सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। प्रॉफिट और लॉस होते हैं इक्वली शेयर। प्रॉफिट और लॉस होते हैं इक्वली शेयर। अगर प्रॉफिट है तो भी इक्वली बटेगा, अगर लॉस है तो भी इक्वली बटेगा, अनलेस आपने अपने अग्रीमेंट से कुछ और तय किया है। सबसे पहली लाइन है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ अलग बात अग्री करी है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही फॉलो होगा। बट वैसे जनरल म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है कि अगर प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट भी इक्वली बटेगा एंड लॉस भी इक्वली बटेगा। सबसे पहला क्या है, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वैसे तो पार्टनर की कोई सैलरी बनती नहीं है। पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सैलरी। बट अगर आपने अग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं हम ए को इतना सैलरी देंगे, देन आपको सैलरी वो देनी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। The partners are entitled to share equally in the profits earned and share contribute equally to the losses sustained by the firm. प्रॉफिट है तो भी इक्वली बटेगा, लॉस है तो भी इक्वली बटेगा, अनलेस आपका अग्रीमेंट कुछ और कहता है। अनलेस आपका अग्रीमेंट कुछ और कहता है। Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall only be payable out of the profits. मान लो अब अगर कोई पार्टनर है जो अपनी कैपिटल लेके आता है, अपनी प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है इनटू द बिजनेस, और उससे जो पैसे आते हैं उसको उसके बिजनेस में लगा रहा है, तो ऐसे पार्टनर को मिलता है जो वो कैपिटल लेके आया, जितनी भी लेके आया, 10 लाख रुपए की लेके आया, 20 लाख रुपए की लेकर आया, उसको उस कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ये ठीक है, बट किससे मिलेगा? अगर फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो नहीं मिलेगा। इट वुड बी ओनली मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं उससे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे पार्टनर को। डी क्या है, अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल he has agreed to subscribe is entitled to an interest thereon which is at the rate of 6% per annum. अब अगर कोई पार्टनर है जो कैपिटल के अलावा कोई अमाउंट लेके आता है अपनी फर्म में, इंड्यूस करता है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट का, वो है 6%। वो एक्सप्रेसली दे दिया गया है। A firm shall indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business, in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from the loss, as would be done by an ordinary prudence person in his own case under similar circumstances. Also, the partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by willful neglect in the conduct of the business of the firm. अब ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। पहले फर्म पार्टनर्स को इंडेमनिफाई कर रही है इन दो सिचुएशंस में, फिर पार्टनर फर्म को इंडेमनिफाई कर रहा है कि अगर कोई लॉस होता है, मेरी गलती की वजह से होता है, तो मैं इंडेमनिफाई करूंगा, आई विल बेयर दैट लॉस। क्या बातें की हमने सेक्शन नंबर 13 में? सबसे पहले हमने कहा प्रॉफिट्स एंड जो लॉसेज हैं वो इक्वली शेयर होंगे अनलेस आपका कुछ और अग्रीमेंट है। फिर हमने इंडेमनिटी बाय फर्म की भी बात की, जहां पे फर्म पार्टनर को इंडेमनिफाई करती है
ऑर्डिनरी बिजनेस एक्ट्स के लिए भी और इमरजेंसी एक्ट्स के लिए भी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका अग्रीमेंट कुछ और कहता है तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट या कुछ भी उसने इंड्यूस किया है इन द फॉर्म, देन आपको वो मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%। और अगर कोई पार्टनर का नेग्लिजेंस है, देन द फर्म इज ऑल्सो पार्टनर इज ऑल्सो इंडेमनिफाइंग द फर्म। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 13 कि कैसे एक रिलेशनशिप इन लोगों का वर्क करता है। एनी डाउट स्टिल हियर? नो मैम। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड to section number 14, which is the property of the firm. Property of the firm. फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला, वो जो प्रॉपर्टी फर्म ने अपने पैसों से खरीदी वो फर्म की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो या ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो वो भी आपकी फर्म की प्रॉपर्टी है। कोई अगर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। जो प्रॉपर्टी बिजनेस फर्म ने अपने लिए खरीदी, अपने बिजनेस के लिए खरीदी, वो भी प्रॉपर्टी फर्म मानी जाती है। ठीक है, नाउ लेट अस रीड द सेक्शन। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स all property and rights and interests in property originally brought into the stock of the firm। यानी कि जिससे आपने शुरू करा अपना बिजनेस, जो सी प्रॉपर्टी से आपने शुरू करा, जहां पर बैठ के आप अपने अपना काम शुरू करा, दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो द बिजनेस प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी है। या आपने जो खरीदी, अक्वायर करी, बाय परचेज और अदरवाइज, बाय और फॉर द फर्म, फर्म ने अपने लिए खरीदी, फर्म ने आगे अपने एक्सपेंशन के लिए खरीदी, अपने ही पर्पस के लिए खरीदी, or for the purposes in the course of the business of the firm. It also includes the goodwill of the business. It also includes the goodwill of the business. जो भी फर्म अपना प्रॉपर्टी खरीदेगी, अपने लिए खरीदेगी, बिजनेस के लिए खरीदेगी, दैट इज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको इसमें हम नहीं इंक्लूड करते। ठीक है, देन देयर इज सेक्शन नंबर 15, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म प्रॉपर्टी यूज किसके लिए होगी, कहाँ यूज करोगे आप? बिजनेस के लिए करोगे, पर्सनल यूज के लिए नहीं करोगे। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purpose of the business। आप उसको बिजनेस के लिए ही यूज करोगे। Then there is section number 16, personal profits earned by the partners। personal profits earned by the partners। अगर कोई पार्टनर फर्म का नाम मिसयूज करता है या कंपीटिंग बिजनेस से प्रॉफिट कमाता है, तो वो जो भी वो फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके लिए उसको फर्म को कंपेंसेट करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टनर सीक्रेटली कुछ गुड्स बेच दे एट अ हायर प्राइस, देन वो प्रॉफिट फर्म को उसको देना पड़ेगा। टेक्निकली वो फर्म का ही प्रॉफिट है, तो देन ही नीड्स टू compensate the firm। Subject to the contract between the partners, if a partner derives any profits for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm। अगर कोई पार्टनर बिजनेस कैरी करता है of the same nature and as competing with that of the firm, also he should account and pay the firm all profits made by him in that business, in that business। Then there is section number 17। Section number 17 talks about the rights and duties after the change, after some change। Rights and duties of partner after a change in the firm, after the expiry of the term of the firm, या फिर कोई एडिशनल अंडरटेकिंग्स कैरिड आउट हो रही हैं तो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कब एप्लीकेबल होता है सेक्शन नंबर 17? जब कोई नया पार्टनर आया है, फर्म जो एक्सपायर होने वाली थी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, या बिजनेस का आपका नेचर चेंज हो रहा है, तब
पुराना अग्रीमेंट चलता रहता है अनलेस आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करके या उसमें चेंजेस लाके, अमेंडमेंट्स लाके उसको दोबारा कर रहे हो। क्या कहते हैं सेक्शन नंबर 17, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म shall remain the same as they were immediately before the change as far may be। जो पहले ओल्ड राइट्स एंड ड्यूटीज थी वही चलती रहती है अनलेस आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करके उसको चेंज कर रहे हो, या फिर जहां पर फर्म कंस्टिट्यूट हुई थी फॉर अ फिक्स्ड टर्म and then it decides to continue to carry on the business after the expiry of such term, then also the mutual rights and duties remain the same जो आपके पहले चल रहे थे। जहां पे फर्म कॉन्स्टिट्यूट हुई है टू कैरी वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग कैरीज आउट विद, और एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग वो कैरी आउट करती है, देन ऑल्सो योर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज in respect of the partners are the same as those in respect of the original adventures or undertakings। ये भी सेम रहता है, ये भी सेम रहता है। ठीक है, अब मैम यहां तक। हाँ जी। ये 17 वाले समझ नहीं आया। सेक्शन नंबर 17। ये सब ठीक है, सेक्शन नंबर 17 को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी और सी और डी मिलके एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, अब ये लोग तय करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में आपका चेंज आता है। मान लो सी ने छोड़ दिया बिजनेस, बचे ए, बी, डी, या फिर ये लोग एक और पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, अब ये लोग 5 लोग हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। या तो कोई छोड़ के चला गया या आपने कोई और पार्टनर ले लिया। देन अब क्या कह रहे हैं ये लोग कि कैसे होगा, अब चेंज होगा है आपके उसमें फर्म में, तो क्या रहेंगे म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। या तो अब ये लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले या उसमें चेंजेस ले आए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट बना ना ही पुराने वाले में कुछ चेंजेस हुए, तो ये अज्यूम कर लिया जा रहा है कि जो पुराने राइट्स एंड लायबिलिटीज चल रहे थे वही इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिए। वो इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिए, वो सेम ही चलते रहेंगे, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब भी चलेगा। ये है फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में चेंज आता है। सेकंड में वो क्या कह रहा है, जहाँ पे अगर फर्म ने डिसाइड किया था कि 6 महीने तक हम ये फर्म चलाएंगे, फिर हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। अब फर्म चल रही 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब चल रहा है। सो यहाँ पर भी ये अजम्पशन हो जाती है कि इन्होंने साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया, जैसे पहला था वैसे ही अब है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए था, बट इन लोगों ने नहीं बनाया, तो अब वो चीज जैसे पहले थी वैसे ही अब कंटिन्यू हो रही है। थर्ड में क्या है, जहाँ पे स्पेसिफिक अंडरटेकिंग्स के लिए फर्म बनती है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फर्म बनती है। इसमें भी सेम चीज है, अब मान लो बनी तो एक के लिए थी, इन्होंने 5-6 और ले लिए अपने साथ में, देन ऑल्सो जो उसमें चल रहे थे राइट्स एंड लायबिलिटीज वो ही यहाँ पे कंटिन्यू होंगे। अगर वो लोग कोई नया अग्रीमेंट या पुराने में चेंज नहीं कर रहे हैं, देन इट इज डीम्ड कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब चलेगा। ठीक है, एनी डाउट इन सेक्शन 17? नो मैम। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म। जो हमारे पार्टनर्स हैं वो फर्म के एजेंट्स माने जाते हैं। Subject to the provisions of this act, a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm। अब फर्म को कौन रिप्रेजेंट करेगा, पार्टनर ही करेगा। तो इस रिलेशनशिप को हम एजेंसी कह देते हैं कि जो पार्टनर है हमारा, मान लो ए है, ये हमारी एबीसी फर्म है। सो एबीसी फर्म का ए एजेंट है या बी एजेंट है या सी एजेंट है। सो दीज आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म। अब कोई भी थर्ड पार्टी अगर आती है टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ए से ही बात करेगी या बी से बात करेगी या सी से बात करेगी, देन दीज आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ द फर्म। तो वही कह रहा है सेक्शन 18 कि पार्टनर को हम एजेंट मानते हैं, पार्टनर को हम एजेंट मानते हैं।
अब जब हम इसको एजेंट मान रहे हैं तो उसकी आती है कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज, कुछ आती है इम्प्लाइड अथॉरिटीज एज एजेंट ऑफ द फर्म। जब ये एजेंट है तो इसके पास अथॉरिटी तो है ही टू एक्ट फॉर द फर्म, बट ऑल्सो ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। अब ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये बताएगा सेक्शन नंबर 19। पार्टनर्स के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है गुड्स को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, एम्प्लॉयज अपॉइंट करने के लिए, लीगल एक्शंस लेने के लिए। ऑल दीज कैन बी डन बाय द पार्टनर, बट वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। ही कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी। बिना अपने पार्टनर्स के कंसेंट के लिए कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो मैटर आर्बिट्रेशन में भी नहीं दे सकता, इफ अगेन सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। लेट अस रीड सेक्शन नंबर 19। Subject to the provisions of section number 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm। क्या कहता है पहला सेक्शन? जो भी ए ने एक्शन लिया फॉर द एबीसी फर्म, अब एबीसी फर्म बाइंड है अपने पार्टनर के एक्शन से। एबीसी फर्म इज बाइंड बाय द एक्शंस ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ए तो एजेंट है फर्म का। The authority of a partner is to bind the firm conferred by this action is called the implied authority। इसको ये नाम दे रहे हैं implied authority। नेक्स्ट क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्री, implied authority of a partner does not empower him to। ये सब लिखा हुआ है कि ये सब इसकी पावर नहीं है। क्या पावर नहीं है ए के पास? कोई भी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस आर्बिट्रेशन में देने की, बैंक अकाउंट खोलने की अपने नाम पर या फर्म के नाम पर खोलने की नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता किसी भी क्लेम को, विड्रॉ नहीं कर सकता सूट या प्रोसीड नहीं कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता फर्म के बिहाफ पर, ट्रांसफर नहीं कर सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ पर, और पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। इन सब डिसीजंस के लिए क्या चाहिए आपको? यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल योर पार्टनर्स। ये आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटीज में नहीं आता। क्या आता है इम्प्लाइड अथॉरिटी में? नॉर्मल बिजनेस का काम, गुड्स खरीदो बेचो, एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हैं बिजनेस के लिए, वो करो, लीगल एक्शंस लो। बट क्या नहीं कर सकते आप? ये सब उन्होंने एक्सप्रेसली दिया हुआ है, ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। नाउ लेट अस मूव टू सेक्शन नंबर 20। We'll just do 3 more sections and I'll wind up the class for today. We'll just do till 22 here. सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है? एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ अथॉरिटी। जो अभी हमने एम्प्लॉयड अथॉरिटी की बात की ऊपर, उसकी एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। पार्टनर्स की अथॉरिटी को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, बट थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए कि उसके पास इतनी पावर है। द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। जितनी भी हमने चीजें कही कि वो ये सब नहीं कर सकता, पार्टनर को ये सब करने की अथॉरिटी दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती है? कि अगर पार्टनर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर पार्टनर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। Notwithstanding any such restriction, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm, unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be the partner। क्या है इस लाइन का मतलब? कि थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए इन व्हाट पोजीशन आर यू डीलिंग। थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए whether that partner has such power or not। Then there is section number 21 which talks about पार्टनर की अथॉरिटी क्या होती है एक इमरजेंसी केस में। क्या अथॉरिटी होती है? इमरजेंसी के केस में पार्टनर फर्म को बचाने के लिए रीजनेबल एक्ट्स कर सकता है, प्रोवाइडेड योर एक्ट्स आर बोनाफाइड। क्या कर सकता है सेक्शन नंबर 21 में? अ पार्टनर हैज द अथॉरिटी एक इमरजेंसी केस में वो सारी चीजें करने को, टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म। किससे बचाएगा? लॉस से बचाएगा। एज वुड बी डन बाय द पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस एंड अंडर सच सिमिलर सर्कमस्टांसेस वो एक्ट्स बाइंड करते हैं फर्म को।
क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 21? इट इज सिंपली सेइंग टू यू, इमरजेंसी के केसेस में पार्टनर्स को, इफ देयर इज अ लॉस और देयर इज समथिंग एल्स, फर्म को बचाने के लिए जो भी एक्ट्स नेसेसरी हैं या रीजनेबल हैं, आप वो सब कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो आपके एक्ट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन अ बोनाफाइड इंटेंशन, दे आर बेस्ड ऑन अ बोनाफाइड इंटेंशन. Mode of determining, mode of doing acts to bind the firm. Section number 22. In order to bind a firm, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm. अगर आप फर्म के नाम से कोई भी काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको फर्म का नाम यूज करना पड़ेगा. एक्ट फर्म को तब बाइंड करेगा जब फर्म का नाम उसमें इंक्लूडेड हो या फर्म के अकाउंट में हो. पर्सनल नाम पे अगर आप कर रहे हो कोई भी एक्ट है तो वो फर्म को नहीं बाइंड करेगा, आपको फर्म का नाम यूज करना पड़ेगा. सो आज हमने क्या देखा है शुरू से लेके अब तक? जो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड एजेंसी. सेकेंडली, हर पार्टनर एजेंट भी है ऑफ द फर्म. स्ट्रिक्ट सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करेगा जो पार्टनर है. और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक्सप्रेसली प्रोविजंस दिए हुए हैं, व्हाट यू आर अलाउड टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू. ठीक. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.